तो मार्वल कैरेक्टर्स को जितना पावरफुल एंड कूल उनका पावर लेवल बनाता है, उससे ज्यादा कूल उन्हें बनाते हैं वो कैरेक्टर्स जो कि इन्हें प्ले करते हैं। चलो आज के इस वीडियो में टॉप 10 उन कैरेक्टर्स की बात करते हैं जो कि एकदम परफेक्ट इंप्लीमेंट किया है मार्वल वालों ने, यानी परफेक्ट कास्ट। तो वैसे तो हमने मार्वल की लाइव एक्शन की जितनी भी मूवीज देखी है उनमें से सब कैरेक्टर्स ऐसे ही हैं जिनकी कास्ट डेफिनेटली परफेक्ट है, यानी वो कैरेक्टर्स जिन्होंने अपने रोल को परफेक्टली बैलेंस किया है एंड जिनको देख के लगता है यहाँ एग्जैक्टली यही कैरेक्टर है। लेकिन चलो आज के इस वीडियो में मैं आपको उन टॉप 12 कैरेक्टर्स के बारे में बताता हूँ जो कि मुझे लगता है कि सबसे परफेक्ट कास्ट है इनकी। हालांकि इनके अलावा भी बहुत कुछ है जिनके बारे में मैं स्पेशल मेंशन आगे डाल दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 12, ब्लैक विडो एंड होकाई। अब ब्लैक विडो एंड होकाई को हम काफी पहले से जानते हैं क्योंकि ये ओरिजिनल 6 एवेंजर्स का पार्ट है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इन दोनों कैरेक्टर्स को सबसे यूनिक क्या बनाता है, इनकी कास्ट सिलेक्शन। क्योंकि तुम बहुत से कैरेक्टर्स को देखते हो जिनके पास पावर्स उतनी ज्यादा नहीं होती, तो उनसे फैंस उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं जिस तरह से आयरन मैन या थॉर से कर पाते हैं। लेकिन इन सब कैरेक्टर्स को यूनिक बनाती है उनकी कास्ट। अब तुम स्कारलेट जॉनसन को उठा के देख लो, एकदम परफेक्टली बैलेंस है ब्लैक विडो के कैरेक्टर के लिए। और जहां तक तुम जर्मनी रेनर की बात करते हो तो ही इज परफेक्ट फॉर होकाई। मतलब इसके अलावा और कौन क्या ही प्ले कर सकता था। हो सकता था अगर होकाई को कोई और प्ले करे तो हम उससे भी कनेक्ट कर पाते, लेकिन इस कैरेक्टर के साथ हमारा अलग बॉन्ड है। अब हल्क जैसे कैरेक्टर के साथ मार्वल का पहले से ही झोल माल रहा है एंड इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब रहा है। अब अगर तुम इनक्रेडिबल हल्क को उठा के देखते हो तो उसमें हल्क का रोल प्ले किया था एडवर्ड नॉर्टन ने, लेकिन मार्वल वालों को वो उतना पसंद नहीं आया, इसीलिए इन्होंने रिप्लेस कर दिया मार्क रूफेलो के साथ। एंड नो डाउट मार्क रूफेलो ने ये रोल परफेक्टली निभाया क्योंकि हल्क या ब्रूस बैनर के कैरेक्टर के लिए आपको गुस्सा तो आना चाहिए, लेकिन वो शांति भी उस कैरेक्टर में होनी चाहिए जो कि मार्क रूफेलो को देख के लगता है। लेकिन मार्वल वालों की एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी, मतलब जो कैरेक्टर पसंद नहीं आया उसे जस्ट रिप्लेस कर दिया बिना सोचे समझे। और उस टाइम मार्वल इतना बड़ा भी नहीं था जितना अब है। खैर अब तो कुछ रहा ही नहीं है। नंबर 10, स्कारलेट विच। अब एलिजाबेथ ओल्सन को स्कारलेट विच के रोल में सबसे पहले देखने के बाद कई लोगों ने सवाल उठाए थे कि क्या ये परफेक्टली बैलेंस है या नहीं, क्योंकि अगर तुमने कॉमिक्स पढ़ी होगी मार्वल की तो उसमें स्कारलेट विच का कैरेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट लगता है एज कम्पेयर टू एलिजाबेथ ओल्सन। लेकिन जब इसने एज ऑफ अल्ट्रॉन में ये रोल किया एंड उसके बाद तो सब इसके फैन बन गए। हर किसी को ऐसा ही लगने लगा कि भाई इससे बेहतरीन और कोई ये रोल कर ही नहीं सकता था। मतलब चाहे मूवीज की बात हो या कॉमिक्स की बात हो, वांडा की एक चीज एकदम कॉमन रही है एंड वो है इमोशनल होना। मतलब इसने न जाने किन किन को खो दिया है, अपने माँ बाप, भाई, फिर विजन को खो दिया, फिर अपने बच्चों को भी खो दिया। एंड इसके बाद इसके कैरेक्टर में जो गुस्सा और बदले की आग प्रोड्यूस करनी थी वो एलिजाबेथ ओल्सन ने एकदम परफेक्टली किया है। एक्टिंग एकदम नेक्स्ट लेवल पे थी। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में वो इमोशनल, अवेंजर्स एंड गेम में वो गुस्सा, एंड फिर उसके बाद तो आपको पता ही है। नंबर 9, स्टार लॉर्ड। हाँ मैं जानता हूँ कि इस कैरेक्टर को हर कोई बिना मतलब से हेट करता है एंड पता नहीं क्या क्या बुलाता है जस्ट बिकॉज इसने यहाँ पे थानोस को पंच टिका दिया था। बट बिलीव मी ये जस्ट इमोशनल था। ऐसा सेम तो अपना आयरन मैन भी कर चुका है कैप्टन अमेरिका के ऊपर। लेकिन इन सब चीजों को साइड में रख के अगर क्रिस प्रैट की जगह और कोई स्टार लॉर्ड का रोल प्ले करता तो आई डोंट थिंक वो कहीं से भी मैच होता। मतलब पहली बात बॉडी स्ट्रक्चर से, दूसरी बात स्टार लॉर्ड का कैरेक्टर हमेशा से ही फनी रहा है, हर टाइम जोक्स मारता रहता है एंड क्रिस प्रैट वैसा ही रोल प्ले करते हैं एकदम सिमिलर। लेकिन क्रिस प्रैट ने सबसे ज्यादा इंप्रेस हर किसी को किया होगा वॉल्यूम 3 के अंदर जब ये रॉकेट को बचा रहे थे। उस टाइम वो इमोशन साफ दिख रहा था कि भाई स्टार लॉर्ड भी ऐसा रोज सकता है। और यही सब चीजें एक कैरेक्टर को एकदम परफेक्टली बैलेंस करती है कि भाई तुम इमोशंस भी ऐड कर सकते हो, तुम समय आने पे गुस्सा भी दिखा सकते हो और तुम समय आने पे बहुत ज्यादा फनी हो जाते हो। एंड इसीलिए तो स्टार लॉर्ड कैरेक्टर हर किसी का फेवरेट है एंड क्रिस प्रैट इसे और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। नंबर 8, डॉक्टर स्ट्रेंज। अब इसके बारे में ज्यादा बताने की तो जरूरत ही नहीं है। मतलब बेंड्रिज कम्बरबैच को जब पहली बार एज अ डॉक्टर स्ट्रेंज इंट्रोड्यूस किया गया था तो सबको पता ही था कि भाई ये तो एकदम परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट। मतलब सबसे पहले तुम अगर कॉमिक्स का डॉक्टर स्ट्रेंज को उठा के देखते हो एंड बेंड्रिज से कंपेयर करते हो तो एकदम सिमिलर वाइब्स आती है। ऐसा लगता है कि कॉमिक्स से उठ के ही डॉक्टर स्ट्रेंज आ गया है। बाकी स्टीवन स्ट्रेंज के कैरेक्टर में शुरू में वो ओवर कॉन्फिडेंट हमें साफ दिखा, फिर बाद में रियलाइजेशन के बाद वो कामलेस साफ दिखी। ट्रेनिंग करने का भूत सवार, नई चीजों को सीखने का भूत सवार, वो सब कुछ हमें इस कैरेक्टर में देखने को मिलता है। एंड इसको इतना बढ़िया इंप्लीमेंट किया है बेंड्रिज कम्बरबैच ने एंड बाकी सब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। नंबर 7, थॉर। क्रिस हेम्सवर्थ एज अ थॉर इज द परफेक्ट कास्ट। मतलब तुम कुछ भी कहो, दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। अब जब अवेंजर्स की मूवीज नहीं आई थी तो थॉर को इतने ज्यादा लोग जानते भी नहीं थे। मतलब आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, इन सबको तो लोग जानते थे, हल्क को उसकी पावर की वजह से जानते थे, लेकिन थॉर को जस्ट ऐसे ही इग्नोर करते थे। लेकिन
लेकिन जब से क्रिस हेम्सवर्थ ने इनके रोल को प्ले करना स्टार्ट किया है उसके बाद से थॉर के कैरेक्टर की जो मांग है वो काफी बढ़ गई है, स्पेशली थॉर रैग्नारोक की इस कमाल की एक्टिंग के बाद। अब थॉर 1 एंड थॉर 2 मूवी के अंदर भी हमने क्रिस हेम्सवर्थ के साथ जो एक्सपीरियंस फील किया वो टोटली डिफरेंट था रैग्नारोक से, क्योंकि उन मूवीज में वो काल्मनेस थॉर के कैरेक्टर में दिखती थी कि भाई ये गॉड ऑफ थंडर है तो उसके लेवल का ही रखा है उसे, मतलब भले ही बाप ने निकाल दिया हो लेकिन उसके बाद भी कैरेक्टर काम तो लगता है। लेकिन रैग्नारोक में ये डिफरेंट हो जाता है क्योंकि इस मूवी में हमें जोक्स काफी दिखते हैं जो कि थॉर के कैरेक्टर में वैसे तो सूट नहीं होते, लेकिन इस मूवी के बाद इन्होंने टोटली चेंज कर दिया सब कुछ। मतलब हाँ, थॉर के कैरेक्टर्स में भी जोक्स हो सकते हैं एंड क्रिस हेम्सवर्थ ने जिस तरह से रोल प्ले किए हैं हर एक मूवी में वो काफी कमाल किया है एंड वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट कास्ट थॉर की डेफिनेटली है। नंबर 6 लोकी। तो टॉम हिडलस्टन कितने परफेक्ट है सबको ये बात ऑलरेडी पता ही है। मतलब लोकी एक ऐसा कैरेक्टर है जो काफी कमीना है एंड कुछ भी कर सकता है सिर्फ मस्ती करने के लिए, किसी को भी मार सकता है एंड वो ब्रूटैलिटी इस कैरेक्टर में दिखती भी है, मतलब इससे कमीना और कोई हो नहीं सकता। एंड टॉम हिडलस्टन ने ये सब रोल इतने परफेक्टली प्ले किया है कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब रैग्नारोक से पहले लोकी के कैरेक्टर में वो क्रूरर बिहेवियर साफ दिखता था कि भाई अपने बाप एंड भाई से कितना जलता है, लेकिन थॉर रैग्नारोक के बाद ये लिटरली फनी तो हो गया लेकिन इसके साथ साथ शांत भी हो गया। इवन लास्ट में अपने भाई के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। फिर टीवीए में जो अल्टरनेट लोकी था उसकी एक्टिंग तो और भी कमाल की थी। मतलब पहले वही गॉड ऑफ मिस्ट्रीफ वाला भाई मैं तो गॉड ऑफ मिस्ट्रीफ हूँ, मेरे आगे और कोई क्या ही कह लेगा, लेकिन जब उसे टीवीए के बारे में ढंग से पता चलता है तब वो एक्टिंग में चेंज देखने लायक था। उसके बाद लोकी को रियलाइज हो गया कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ एंड इन सब पॉइंट में जो टॉम हिडलस्टन ने एक्टिंग किया है वो टोटली नेक्स्ट लेवल की है। खैर नंबर 5 डेडपूल। अब रियान रेनॉल्ड्स ने जिस तरह से डेडपूल को प्ले किया इनसे बेहतरीन और कोई कर ही नहीं सकता था, क्योंकि पहली बात ये रियान के रोल में एकदम परफेक्टली मैच होता है क्योंकि उनका रियल लाइफ का कैरेक्टर भी कुछ ऐसा ही है, मतलब उतना ज्यादा नहीं लेकिन हाँ डेडपूल को देख के लगता है भाई कि ये इनको इतने सीरियसली प्ले कर रहे हैं कि रियली में डेडपूल है। ओवर पावर फाइट सीन्स दिखाने हो या फिर कमाल के जोक्स मारने हो, ये सब कुछ रियान रेनॉल्ड्स ने ऑलरेडी परफेक्टली करके रखा है। अपने वो अजीब से डायलॉग, अपने वो अजीब से पोज एंड इन सब के बीच में अपने डायलॉग्स डिलीवरी को मेंटेन करना कोई इनसे सीखे एंड इसीलिए ये कैरेक्टर डेडपूल के रोल के लिए क्या बाकी किसी भी रोल के लिए एकदम परफेक्ट है। नंबर 4 डेयरडेविल। अब चार्ली कॉक्स इज लिटरली अ गॉड, मतलब इससे बेहतर और क्या ही हो सकता था। डेयरडेविल के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए आपको एक ही नहीं बल्कि कई चीजें आनी चाहिए। सबसे पहली बात हो कि कैरेक्टर ही ब्लाइंड है तो आपको उस तरह से एक्टिंग करने आनी चाहिए। फिर उसके बाद फाइटिंग सीन से फाइटिंग सीक्वेंस में डायलॉग किस तरह से बोलने हैं, एज अ ब्लाइंड कैरेक्टर किस तरह से बिहेव करना है, वो सब कुछ ही तो आपकी एक्टिंग को परफेक्ट करता है एंड वो एकदम परफेक्ट किया चार्ली कॉक्स ने। और बाकी डेयरडेविल के कैरेक्टर को देख के लगता ही है कि भाई ये तो कॉमिक से ही उठ के आ गया, कुछ कह ही नहीं सकते कोई इसके बारे में, क्योंकि डेयरडेविल के कैरेक्टर को इतना परफेक्टली प्ले किया गया है। ब्लाइंड कैरेक्टर्स को प्ले करना लिटरली काफी मुश्किल होता है। खैर अब हम पहुंच चुके हैं टॉप 3 में। अब टॉप 3 से पहले कुछ स्पेशल मेंशन सुन लो। सबसे पहले तो यहाँ पे चैडविक बॉसमैन नहीं है जो कि मैं पर्सनली रखना चाहता था, बट रिप फॉर हिम। एंड इसके बाद स्पाइडरमैन के भी कोई भी कैरेक्टर्स को मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि मेरे लिए तीनों स्पाइडरमैन ही काफी परफेक्ट है। अब एक को ऐड कर दूंगा तो भाई अजीब सा लगता है फिर। एंड बाकी सुपर विलन्स को भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, तो ऐसा मत समझना कि भाई हेला वगैरह बाकी कैरेक्टर्स का है तो वो यहाँ लिस्ट में नहीं है। और कैप्टन मार्वल क्या छोड़ो उसे। क्या नंबर 3 के अंदर जो कैरेक्टर है वो है कैप्टन अमेरिका। अब मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि क्रिस इवेंस ने किस तरह इस रोल को प्ले किया है। भाई तुम द फर्स्ट एवेंजर्स को उठा के देख लो, पहले भाई वो शरीफ सा लौटा पे कैप्टन अमेरिका बना, फिर कैप्टन अमेरिका बनने के बाद अपने देश को संभाला, फिर फ्यूचर में आने के बाद अवेंजर्स को ज्वाइन किया, अवेंजर्स का लीडर बना एंड कैप्टन बनने के बाद जो ऑर्डर्स देने हैं, टीम को किस तरह से चलाना है, जो हम कॉमिक्स में कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर को देखते हुए आ रहे हैं, वो एकदम परफेक्टली इंप्लीमेंट किया क्रिस इवेंस ने। मतलब एक्टिंग स्किल्स, डायलॉग डिलीवरी सबको देख के साफ लगता है कि क्रिस इवेंस इज परफेक्ट फॉर कैप्टन अमेरिका। नंबर 2 वुल्वरीन। तो द गॉड ह्यू जैकमैन एंड वुल्वरीन का बॉन्ड इतना पुराना है कि जब से मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब से ये वुल्वरीन के रोल को प्ले करते हैं। एंड यही बात काफी है कि भाई वुल्वरीन इतना खास कैरेक्टर क्यों है। मतलब तुम डीसी की बात कर लो, हमने कई कास्टिस देखी जो कि शिफ्ट होती गई धीरे धीरे करके, लेकिन ह्यू जैकमैन ने वुल्वरीन का रोल छोड़ा ही नहीं क्योंकि ये एकदम परफेक्ट वुल्वरीन
है। वुल्वरीन के रोल के लिए जो बॉडी मेंटेन करनी पड़ती है वो आपको पता ही है, एंड ह्यू जैकमैन ने किस तरह वो किया वो भी आपको साफ दिखता ही है। ह्यू जैकमैन ने लिटरली इस रोल के लिए काफी मेहनत की है, एंड वुल्वरीन का रोल इनसे बढ़िया और कोई प्ले कर भी नहीं सकता था, कोई चांस ही नहीं है। मतलब वुल्वरीन का वो जंगली गुस्सा एंड एग्रेशन को दिखाना वो ह्यू जैकमैन ने परफेक्टली दिखाया है। फिर उसके बाद कभी इमोशनल होने की बात आई या अटैक्स करते टाइम डायलॉग्स बोलने की बात आई, वो एकदम परफेक्टली किया गया है। एंड इसीलिए ह्यू जैकमैन एंड वुल्वरीन को तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। इनका बॉन्ड, इनकी कास्ट सिलेक्शन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कास्ट सिलेक्शन है जो कि अब तक मैंने देखी है। नंबर 1 आयरन मैन। सबने गैस ऑलरेडी कर ही लिया होगा, एंड यू ऑल आर राइट, क्योंकि आरडीजे रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज आयरन मैन इज द परफेक्ट कास्ट आई एवर सीन इन होल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। कैरेक्टर डेवलपमेंट परफेक्ट, आरडीजे का जैसा रियल लाइफ में कैरेक्टर है आयरन मैन का कैरेक्टर भी वैसा ही है, तो दोनों मैच होते ही हैं। कॉमिक के लुक को उठा के देख लो एंड आरडीजे के लुक को उठा के देख लो, एकदम सिमिलर। जोक्स बोलते टाइम डायलॉग डिलीवरी किस तरह से करनी है, वो प्ले बॉय वाला इम्पैक्ट, वो सब कुछ आपको आयरन मैन के कैरेक्टर में दिख जाएगा अगर इसे आरडीजे प्ले करते हैं। एंड इवन अगर तुम इसकी हिंदी वॉइस भी सुनते हो तो वो भी एकदम ऐसा परफेक्टली लगता है कि भाई ये तो परफेक्ट है भाई, ऐसा लगता है आयरन मैन खुद बोल रहा है। और आयरन मैन के रोल में और भी कई चीजें ऐड करनी होती है, जैसे जोक्स वगैरह तो आरडीजे की पर्सनैलिटी में मैच हो गए, लेकिन इमोशंस किस तरह से ऐड करने हैं, अटैक्स के बीच में नेम किस तरह से लेने हैं, जाविस वगैरह को कैसे कॉल करना है, वो सब कुछ ऐसा लगता है कि भाई कॉमिक्स एंड मूवीज के एकदम सिमिलर है भाई, एकदम सेम। तो इसीलिए आरडीजे इज मेंट फॉर ओनली आयरन मैन। बाकी ये थे वो 10 या 12 जितने भी कैरेक्टर्स जिनकी कास्ट सिलेक्शन आई थिंक सबसे बेहतरीन की गई है मार्वल की मूवीज के अंदर। ध्यान रखना सिर्फ मार्वल के कैरेक्टर्स की बात किया है, एंड आई थिंक मैंने कई कैरेक्टर्स को मिस कर दिया, तो उसके लिए सॉरी। अगर किसी परफेक्ट कैरेक्टर को भूल रहा हूँ तो कमेंट में बता देना, ये जस्ट मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है वो भी कमेंट में शेयर करके जरूर जाना। लेकिन अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब मार के बगल वाले बेल आइकन को जल्दी ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।